एवरीवन, मैं आरुषि नेगी, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट एट इंटरनेशनल पेशेंट्स यूनियन आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर आर में। आईपीयू डिजिटल हेल्थ एसोसिएट्स का एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है जो कि पेशेंट्स को देश भर के डॉक्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और फेलो पेशेंट्स से कनेक्ट करता है। आईपीयू पेशेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पेशेंट्स, केयर गिवर्स अपनी बात रख सके, पॉलिसी बनाने में कंट्रीब्यूट कर सके और एक दूसरे से सीख सके कि वे कैसे अपनी बीमारियों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ उन्हें डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। आईपीयू पेशेंट्स को सशक्त करने में यकीन रखता है, इसलिए हम आप सभी को एक मौका देते हैं अपने हेल्थ एक्सपीरियंस को शेयर करने का। आईपीयू के साथ आप रेट कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स या यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कीम्स तक। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर आर में, जो कि एक लाइव सेशन है जहां एक प्रसिद्ध मेडिकल प्रोफेशनल आपके हेल्थ रिलेटेड सवालों को रियल टाइम में जवाब देंगे। आज के डॉक्टर आर का टॉपिक है हीलिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स थ्रू आयुर्वेदा, जिसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर केशव चौहान, जो कि एक बीएमएस डॉक्टर है और सर ने पंचकर्मा में स्पेशलाइजेशन किया है। डॉक्टर चौहान को एंडोक्राइन स्किन डिसऑर्डर्स में विशेषज्ञ प्राप्त है और उनके पास 14 साल से भी अधिक का अनुभव है। उन्होंने स्किन, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव, ऑटो इम्यून, मेटाबॉलिक और जॉइंट्स हेल्थ से जुड़ी कई डिसऑर्डर्स के बारे में पेशेंट्स को कंसल्ट किया है। डॉक्टर चौहान हैज आल्सो फॉर्मुलेटेड प्रोप्राइटरी मेडिसिन्स एंड टॉट आयुर्वेदा टू स्टूडेंट्स इन पोलैंड, फ्रांस, Japan, Lithuania and USA. He is also involved in research and development at Jiva Ayurveda. We welcome you, sir. डॉक्टर आर की शुरुआत करते हुए मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करना चाहूंगी कि वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएं और अपने कोई भी सवाल हमारे Q&A सेक्शन में लिखें। अगर आपके पास स्वास्थ्य संबंधित कोई भी चिंता या किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट समय है एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के लिए। सो विदाउट फर्दर अड्यू we will start the Dr. R and I request sir to proceed further. Thanks a lot, Arushi, and I welcome everyone on the webinar. So today's topic of discussion is healing lifestyle disorders through Ayurveda. So I'll just start sharing my screen. So lifestyle disorder is a very, very interesting topic, and we are living in an era where lifestyle disorders are increasing in big numbers, and Ayurveda can really be a good answer to the increase in lifestyle disorders, not only as a solution to it, but also as a prevention to it. तो lifestyle disorders एक बहुत बड़ी समस्या है, and as I said, Ayurveda के पास इसका solution भी है और साथ में इसका prevention का भी बहुत ही अच्छा सुझाव है. And if we see past few years how they have gone through, I'll just show you through my slide कि किस तरीके से lifestyle disorders बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और आने वाले कुछ सालों में इनका expectation जो है health burden बहुत बड़ा होने वाला है. So if we see कि एक simple सा सवाल अगर हम लोग खुद से पूछें कि क्या हम एक किस तरह की life को prefer करेंगे, do we want to live long or do we want to live happy? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम बहुत लंबा जीना चाहते हैं या बहुत खुश जीना चाहते हैं. तो बहुत लंबा जीने का माध्यम बहुत सारे हैं और वो बहुत लंबा जीना आप बहुत सारी दवाइयों के साथ, बहुत सारी बीमारियों के साथ जीना चाहते हैं या डिसेबिलिटीज के साथ, और यू वांट टू जस्ट लिव हैप्पी एज लॉन्ग एज यू लिव. या फिर एक और बहुत ही अच्छा ऑफर है that you live long, you live healthy and you live happy. So this is what Ayurveda offers you on the table. It offers you a long life, it offers you a healthy life, and it offers a happy life as well. तो इस वजह से हमें आयुर्वेद सबको सीखना चाहिए, सबको आयुर्वेद को अडॉप्ट करना चाहिए. और जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल में अगर हम देखें दो शब्द हैं, लाइफ और स्टाइल, यानी कि हम जीवन शैली किस तरीके की जी रहे हैं. तो अगर हम उसको थोड़ा सा आयुर्वेदाइज कर दें, उसके अंदर थोड़ा आयुर्वेद का तड़का डाल दें, तो शायद बहुत सारे लाइफस्टाइल से होने वाले बीमारियों को हम बचा सकते हैं और एक स्वस्थ और लंबा जीवन और एक सुखी जीवन हम जी सकते हैं. राइट.
So just seeing the data, थोड़ा अगर हम डेटा देखें पिछले कुछ वर्षों का, स्पेशली आफ्टर आर इंडिपेंडेंस, तो जो शुरू के वर्ष थे इंडिपेंडेंस के बाद, उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बहुत कम था. इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट इंडिपेंडेंस वाज 33 इयर्स, और पिछले लगभग 70-80 वर्षों में हमने इसको बढ़ाकर 72 तक लेकर गए हैं, विच इज अ वेरी गुड अचीवमेंट. तो कुछ मॉडर्न मेडिसिन की डेवलपमेंट की वजह से, और जो हमने एंटीबायोटिक्स या सर्जिकल इंटरवेंशंस, इमरजेंसी मेडिसिन, इसकी सहायता से जो क्वांटिटी ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई है, पर जो थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है. सो वी हैव एडेड years to life, but we have failed to add life to years, which is more important. तो अगर आप इस डेटा में देखें तो इसका जो पिछले डेटा मैंने दिखाया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ गई 33 से 72, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सेम है. जो आज से 70 साल पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ था, यानी कि एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 50% लाइफ अपना हेल्दी बिताते थे, और 50% लाइफ जो है बीमार कंडीशन में या डिसेबिलिटी में या फिर अनहेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड में बिता रहे थे. वो आज भी वैसा का वैसा ही है. सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज नॉट रियली gotten better. It has rather maybe gotten worse, because a person is living long but with a lot of diseases, a lot of medications, a lot of disabilities, and a lot of dependency on others for his or her daily routines. तो अभी हमें सोचना ये चाहिए कि how we can add more quality to our life. So maybe we are in a state where we have maybe added, we have done well, and we have added years to life, but now I think it's time to add some life to those years. So ये एक मैकेंजी स्टडी है. इसमें आप देख सकते हैं कि अभी डिजीज बर्डन किस तरीके का चल रहा है. तो अगले 20 सालों में ये डिजीज बर्डन एक्सपेक्टेड है. तो आप जो देखेंगे कि जो नीचे की बीमारियां हैं जो रेड कलर में हाईलाइटेड हैं, ये मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, और इन्फेक्शियस डिजीजेस का बर्डन बहुत कम होने वाला है because of course immunizations, vaccinations, and antibiotics, and all other different modes of interventions. और जो बर्डन बढ़ने वाला है वो सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का. तो अगले 20 सालों में जो मेडिकल हेल्थ पे सबसे ज्यादा बर्डन रहेगा वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का रहेगा, यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसमें मस्कुलोस्केलेटन डिजीजेस यानी जॉइंट पेन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं हैं, नम्बनेस है, डिजेनरेशंस हैं, और इवन अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, एंड वेरियस अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होने वाला है. रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस विल बी अ वेरी ह्यूज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. और हमने देखा भी है पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा न्यूज आती हैं सडन हार्ट अटैक्स की, यंग एज में हार्ट अटैक्स की, and people are not even getting sufficient time to even reach to the hospital. So this is a condition, and as we can see, the burden will rise in next 20 years, and diabetes and kidney disease is also one among those. तो ये इस तरह के जो conditions हैं, आप देख सकते हैं अभी भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. डायबिटीज, इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है. हर छठा पेशेंट डायबिटिक है. किडनी डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, एंड मोस्ट ऑफ इट इज एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज. ओबेसिटी इज बिकमिंग वेरी कॉमन, एंड नाउ अब जो ओबेसिटी के एक टर्म आ गई है इंडियन बेली और पोटैटो बेली, यानी हाथ और पैर के मसल्स थोड़े श्रिंक हैं और जो पेट है वो थोड़ा सा मोटा होता जा रहा है. यानी अगर एक आलू के नीचे आप दो सीख लगा दें और दो साइड में सीख लगा दें तो उस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, एंड पीपल कॉल दिस एज इंडियन बेली, ओके, बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट वी हैव डेवलप्ड of eating and living, right? So this is a big alarm for ourselves.
हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है और हमें इसको एड्रेस करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो क्या अभी का जो करंट मेडिकल सिस्टम है वो कितना प्रिपेयर्ड है इस तरह की बीमारियों के लिए? तो अगर आप देखें जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं उनकी प्रिपरेशन मोर देन 60% है करंट मेडिकल सेटअप्स में। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस को वो अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनका जो एवरेज अगर हम निकालें तो इट इज लेस देन 30% दैट दे आर इक्विप्ड विद। So modern medicine is not fully equipped, or the modern facilities that we have, the hospitals and also all the different infrastructure that we have is not at all fully equipped or not even 30% equipped to manage the burden of lifestyle disorders. So this is the right time that we start moving towards the change in our lifestyle, because maybe the hospitals are not also equipped or fully prepared to handle those conditions. तो सवाल आता है कि आयुर्वेद इसमें क्या सॉल्यूशन दे सकता है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मॉडर्न हेल्थ केयर के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। ऑल द इवन ऑल इंश्योरेंस कंपनीज and all your medical health cares and medical insurances, they will also have a big burden on them to manage all the chronic lifestyle disorders. क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज होती है तो आप इन्फेक्शन के लिए कुछ दिन एडमिट हुए, भर्ती हुए, 1 हफ्ता 10 दिन में आप बाहर आ गए, तो वो बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है। क्रॉनिक डिजीज जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं वो बहुत लंबे समय तक शरीर के अंदर रहती हैं, 10 साल 15 साल 20 साल या फिर सारी जिंदगी भी कई बार वो बीमारियां साथ में चलती हैं। तो इसीलिए इनका बर्डन बहुत ज्यादा है हेल्थ केयर के ऊपर। और एक इंडिविजुअल जो है अपने लाइफ स्पैन में he spends a lot in millions in a lifestyle disorder. यदि आपको कोई लाइफस्टाइल बीमारी है तो आप लाखों रुपए अपनी जिंदगी में केवल उस बीमारी को मैनेज करने के लिए खर्च करेंगे, राइट? सो it's important that we understand also the health burden, the financial burden and disabilities that it will cause, and then we intervene and inculcate Ayurveda into our lifestyle practice. तो आयुर्वेदा में थोड़ा सा एडवांटेजेस हमें किन चीजों का मिलेगा कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली वर्किंग टू मैनेज सिम्टम्स बट इज ऑल्सो वर्किंग टू वर्क ऑन द रूट कॉज। तो यदि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को डायबिटीज है तो सिर्फ उसके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की चिकित्सा नहीं होती है, बल्कि उसको डायबिटीज क्यों हुआ, उसकी लाइफस्टाइल में वो क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या उसका मेटाबॉलिज्म उसका कारण है, क्या स्ट्रेस एक फैक्टर है, क्या उसका लैक ऑफ एक्सरसाइज एक कारण है, जेनेटिक्स है, गट हेल्थ है, और व्हाटएवर इज द रूट कॉज, उसको एड्रेस करना जरूरी है ताकि डायबिटीज का जो बर्डन जो लाइफ लॉन्ग रहता है उसको हम श्रिंक कर सकें और विदाउट मेडिसिन मैनेजमेंट उस बीमारी का किया जा सके, राइट? Then Ayurveda is not a drug of choice style of practice, but it is rather a line of treatment style of practice. यानी कि कोई बीमारी के लिए वो दवाई दी जाती है, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है कि अगर आपको एसिडिटी है तो सभी एसिडिटी के मरीजों को सेम चिकित्सा की जाएगी। ऐसा आयुर्वेद की फिलॉसफी नहीं है। उस पेशेंट को पूरी तरह से समझा जाता है, उसके रूट कॉज को समझा जाता है, उसका क्या कारण है एसिडिटी का उसको समझा जाता है, और एक पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है जो कि सिर्फ मेडिसिन रिलेटेड नहीं है, पर डाइट, लाइफस्टाइल, मे बी मेंटल हेल्थ रिलेटेड, एंड व्हाट ऑल थिंग्स ही कैन डू मोर अदर देन मेडिसिन टू completely overcome the disease. Ayurvedic approach is also a whole person approach and a person as a whole. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉइंट का प्रॉब्लम लेकर पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, तो जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद में आप सिर्फ जॉइंट पर ही काम कर रहे हैं। तो जॉइंट का जो प्रॉब्लम है वो आपके किसी अन्य रोग से भी जुड़ा हो सकता है, डाइजेशन से भी जुड़ा हो सकता है, और मे बी सम अदर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स आर हाई। सो इन आयुर्वेदा वी वर्क ऑन अ पर्सन एज अ होल, not only one specific organ or one specific disease. And then behavioral change oriented, this is also a very important
part of Ayurveda, that we teach our patients, we educate our patients to change their practices, to change their behaviors. जो पेशेंट 3-4 महीने हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको अपना ओवरऑल बिहेवियर चेंज भी एक्सपीरियंस होता है, एंड दे अडेप्ट न्यू हैबिट्स एंड दे डेवलप new healthy practices. So this is how Ayurveda can really help you change and prevent a lot of diseases. Next, common lifestyle related health problems जो हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं. अभी जो हमने सर्वे देखा वो पूरा ग्लोबल लेवल का था. तो डायबिटीज, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा डिजीज है. हाई कोलेस्ट्रॉल, अगेन वेरी कॉमन. Hypertension, obesity, migraine is also a lifestyle problem. Fatty liver, digestive disorders, PCOS in females becoming very, very common. Every second or third girl is suffering with this, and at very young age we can see this disease developing. Back pain, neck pain, all postural issues. तो ये कॉमन डिजीज हैं जो हम अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देखते हैं, और बहुत बड़ा कारण इसका गलत लाइफस्टाइल निकल कर आता है. क्योंकि यूजुअली वी हैव सीन कि पीपल आर वेरी एक्टिव इन देयर मिड 20s, बट एज सून एज दे रीच 30, देयर लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंजेस. वो कोई जॉब में दे जॉइन अ जॉब एंड दे आर सिटिंग होल डे, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, the food is served on the table, the water is served on the table, so they're not getting up. And the type of food is also rich in carbohydrate or fat or packaged food, preserved food. बहुत सारी online ordering होती है, और majority we have seen a lot of people eating junk food at least 2 to 3 times in a week. And once a food junk food once a week is considered to be normal. उसमें कोई हानि नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ऐसा माना जाता है. और अब ये फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जा रही है, राइट? सो ईटिंग अ बुफे ईटिंग और हेवी ईटिंग्स, हेवी डिनर्स, ये एक बहुत बड़ी समस्या है. आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया. हमारी लगभग 80 क्लिनिक्स हैं जीवा की. अलग अलग क्लिनिक्स पे हम विजिट करते हैं, और जो कॉमन रॉन्ग प्रैक्टिसेस उसमें मैंने देखी हैं, उसमें सबसे बड़ा एक लेट नाइट डिनर है. मोस्टली लोग 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे खाना खा रहे होते हैं. उस समय अगर आप खाना खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब होगा ही होगा, बिकॉज योर लिवर विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू डाइजेस्ट दैट फूड इफ यू आर ईटिंग दैट लेट. तो हर सिस्टम, हर ऑर्गन हमारा टाइम ऑफ द डे के साथ एक्लेमेटाइज्ड है, and different organs, they are active at different time of the day, and they are sleeping at different time of the day. So liver, it goes to sleep at 10 o'clock. आप ये समझ लीजिए. तो अगर हम लेट खाना खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन करेगा बॉडी के अंदर, and it will lead to diseases like fatty liver, high cholesterol, heart disorders का भी रिस्क ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है. इसके अलावा the sleeping patterns are very irregular, especially with people who are working in MNCs, who are working in urban metro towns. They have very high irregularities in sleeping patterns, and a lot of people are not able to sleep well or get up fresh in the morning. जब सुबह उठते हैं तो जबरदस्ती अपने आप को पुश करके उठते हैं, और सर में भारीपन या सर में सरदर्द के साथ उठते हैं, और वीकनेस के साथ उठते हैं, and they have to really push themselves to go to work or to start the day. So this is because of irregular and erratic sleeping patterns as well. You are not getting sufficient sleep, which helps you in recharging and refreshing and rejuvenating. So some Ayurvedic things that you should add to your lifestyle, जो सबको ऐड करनी चाहिए, जो स्कूल से आपको सीखनी चाहिए. So we have started teaching Ayurveda in many schools, and we are teaching school going students how to bring Ayurvedic practices into their life. So first one is Dinacharya, which is daily routine. तो
टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, थोड़ा एक्सरसाइज करना। तो ये कुछ मेन पिलर्स हैं आपको हेल्दी रखने के लिए। 3 मेन पिलर्स हैं, फूड, sleep and exercise. So food means timely food and healthy food. Sleep is also a timely sleep. ऐसा नहीं रात को 2 बजे सो के सुबह 10 बजे उठना है. So that sleep is not good. And then third is also regular routine exercise, which is very important. चाहे walking है, running है, yoga है, sports है, anything that you like. So these 3 are the main pillars of a healthy life, right? Second, Ritucharya. Ritucharya means seasonal routine. So India में we are lucky that we have 6 seasons. 6 सीजन होते हैं, हर 2 महीने में सीजन चेंज होता है, और सीजन चेंज होने से बाहर के एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमारी थ्रू आउट द सीजन सेम रहती हैं। हमारा खाना पीना सेम रहता है। जितनी चाय कॉफी आप सर्दियों में पी रहे थे उतनी गर्मियों में भी पी रहे होते हैं। जितना अदरक डाल के चाय बनती है सर्दियों में उतनी गर्मियों में भी बनती है। तो वी आर नॉट अडेप्टिंग और चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन, and we are not eating seasonal fruits, seasonal vegetables. So the concept of supermarkets have really taken away the seasonal practices, but we should be aware, we should have this education कि कौन से सीजन में कौन सी चीज अवेलेबल होती है, नेचुरली ग्रो होती है, और उसे हमें उस सीजन के अनुसार प्रोक्योर करना चाहिए, लेना चाहिए और खाना चाहिए, राइट? Third is non-suppression of natural urges. It is also a very important thing that I've noticed in patients, especially who are living in urban towns, कि natural urges को बहुत ज़्यादा suppress किया जाता है, चाहे वो urge to go to stool, urge to go to urine, or urge to cough, urge to sneeze. There are around 13 natural urges that are mentioned in Ayurveda. Sleep is also a natural urge. तो जब रात को नींद आती है तो उसको भी लोग कई बार डिले करते रहते हैं। वो लोग नींद को भगाने के लिए they drink coffee at night so that they don't sleep, or they will watch some Netflix movie। दो नींद आ रही है पर फिर भी सारा दिन के थके हुए हैं, पर अब रात को Netflix लगाना है या कोई गेम खेलना है मोबाइल पर। तो we are again agitating ourselves and not listening to the natural urge of the body. So non-suppression of natural urge is very important. If we keep suppressing our natural urges, then it will create a lot of toxins in the body. Panchakarma, seasonal detoxification, is a very beautiful tool in Ayurveda, जो आपको आपके टॉक्सिन्स का लोड को शेड ऑफ करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और बहुत ही अच्छा आयुर्वेद के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से हम ये सीजनल डिटॉक्स कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स around 7 to 8 days of this detoxification, but at least once around March and again around October, जब seasons गर्मी से सर्दी की तरफ और सर्दी से गर्मी की तरफ चेंज होते हैं, उस समय में टॉक्सिन्स ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में, और हमें एक सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन इन दोनों समय पे जरूर करना चाहिए। Then some ideal routines and code of conduct, then rejuvenation therapies, रसायना, ये भी एक आयुर्वेद का बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है, जहां पर हम रेजुविनेशन के लिए काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अगर आप हेल्दी हैं तो उस हेल्थ को भी आपको और ऑप्टिमाइज कैसे करना है, हाउ टू अपग्रेड। जिस तरह से आपके गैजेट्स हर साल अपग्रेड होते हैं, नई एप्स आती हैं, वो सारी एप्स हर साल अपग्रेड होती हैं ताकि और ज्यादा उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, उसी तरीके से हमें अपनी बॉडी को, माइंड को, मसल्स को, जॉइंट्स को, नर्वस सिस्टम को ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। और आयुर्वेद में अच्छी हर्ब्स हैं, अच्छी थेरेपीज हैं, हर्ब्स हैं, जिनको आप रेगुलरली एज अ रेजुविनेटिव टॉनिक ले सकते हैं। जैसे च्यवनप्राश का नाम आप सबने सुना होगा, वेरी कॉमन, but it is just one example of Ayurveda. There are thousands of formulations like that which help in rasayana or rejuvenation of the body that you can take regularly. और बड़ा इंटरेस्टिंग एज रिलेटेड रेजुविनेशन का भी कॉन्सेप्ट है। हर 10 साल में we lose something, like for example if you are in 40s तो आपका विजन कमजोर होने लगता है,
50s में आपकी एनर्जीज लो होने लगती हैं, 60s में आपका जॉइंट्स, बोन्स या नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है, 70s के बाद थोड़ा मेंटल कैपेबिलिटीज वीक होने लगती हैं। तो हर 10 साल में, आफ्टर अ डेकेड, द बॉडी स्टार्ट्स लूजिंग समथिंग, डिजेनरेट हो रही है, बॉडी बूढ़ी हो रही है, धीरे धीरे डिजेनरेशन की तरफ बढ़ रही है। तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजुविनेशन है आयुर्वेद में, कि आप उसको कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डिजेनरेशन को कैसे डिले कर सकते हैं, और 100 साल तक भी आप अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं विद ऑल योर सेंस ऑर्गन्स वर्किंग इन अ गुड कंडीशन, राइट? Then next is a preventive healthcare concepts in Ayurveda. So prevention of health is very important. एक बार बॉडी में कोई डिजीज आ जाती है तो उसको ठीक करने के बाद भी शरीर बिल्कुल पहले जैसा नहीं हो पाता है, स्पेशली अगर क्रॉनिक डिजीज आपकी बॉडी के अंदर आती है तो इसीलिए प्रिवेंशन हमेशा सुपीरियर है क्योर से, राइट? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग। और आयुर्वेद का भी यही सिद्धांत है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि आप जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमार होने के बाद क्योर करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें, स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीजेस, some changes are irreversible, some changes are definitely reversible, लेकिन जो irreversible changes हैं उससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए always adopt preventive healthcare techniques and concepts of Ayurveda which talk about food, again lifestyle, सारा lifestyle का ही बहुत अच्छा एजुकेशन है आयुर्वेद के अंदर। आप चाहते हैं तो you can also read some of our books, some of our education material that Jiva offers। बड़ी अच्छी बुक है डॉक्टर चौहान की इटर्नल हेल्थ, उसको भी थोड़ा पढ़ा जा सकता है, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ इज दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट इज माय बॉडी टाइप, मेरे को किस तरह का डाइट सूट करेगा, किस तरह का लाइफस्टाइल सूट करेगा, मेरा मेंटल टाइप किस तरीके का है, मेरी इम्यूनिटी किस तरीके की है। हम अपने आप को और ज्यादा बेटर समझें और उसके हिसाब से फिर हम अपने लिए डाइट और लाइफस्टाइल चुने। ओके, फॉर एग्जांपल, रात को कुछ लोग 4 घंटे सो के भी सुबह फ्रेश रहते हैं, रेजुविनेटेड रहते हैं। कुछ लोगों को कम से कम 8 घंटे का नींद चाहिए, कुछ लोग 10 घंटे सो के भी नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो देयर इज अ डिटेल्ड एंड डीपर लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन दैट इज अटैच्ड विद हेल्थ, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, सबके जीन्स अलग हैं, सबके जो पुराने जेनेटिक सिस्टम पीढ़ियों से चला आ रहा है वो अलग है, खाने पीने की जो स्टाइल है वो अलग हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को एक अपना बॉडी टाइप समझना चाहिए। और आयुर्वेद में बड़ा ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है बॉडी टाइप का, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, कि आपका प्रकृति कौन सा है। यू शुड नो व्हाट प्रकृति यू आर। तो इसमें वात, पित्त और कफ, ये 3 चीजें हैं जिसको हम आयुर्वेद की जो 3 एनर्जीज हैं जिसको हम मानते हैं। एंड दीज एनर्जीज डिटरमाइन योर बॉडी टाइप एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेस्ड ऑन द बॉडी टाइप यू शुड सेलेक्ट योर फूड एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि यदि आपकी गाड़ी का इंजन डीजल का है या पेट्रोल का है, उसके अनुसार आप अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं। डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाला तो इंजन सीज हो जाएगा, राइट? तो उसी तरह से मुझे पता चलना चाहिए मेरा इंजन कौन सा है। वो इंजन वात वाला है, यानी कि आपका इरेगुलर मेटाबॉलिज्म हो सकता है। पित्त वाला है, बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म है। कफ वाला है या स्लो मेटाबॉलिज्म है। सो दिस इज जस्ट, मेटाबॉलिज्म तो एक हिस्सा है उसका। लगभग 15 से 20 अलग अलग प्रकार के क्राइटेरियाज हैं जिससे आपका बॉडी टाइप डिटरमाइन होता है। और टू नो मोर यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, डू द प्रकृति टेस्ट एंड अंडरस्टैंड what body type you are, vaat hai, pitta hai, kaph hai, and based on that then you select what type of foods will be good for you, what is good time of eating for you, and so on, different lifestyle habits. ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो वात, पित्त और कफ, जो मैंने 3 एनर्जीज की बात बताई, वो अलग अलग समय पे, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग ऑर्गन्स बॉडी के एक्टिवेट होते हैं और कुछ स्लीपिंग मोड में भी होते हैं। तो उनके अनुसार हमें अपना डाइट लाइफस्टाइल रखना चाहिए, राइट? तो एक छोटा सा मैं इस आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ये घड़ी आपको समझ में आएगी। तो इसके अनुसार आप जितना आप इसके नियम में रह सकते हैं उतना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा।
तो फॉर एग्जाम्पल सुबह का जो समय होता है 6 बजे से पहले का जो समय है वो बेस्ट टाइम है टू वेक अप, क्योंकि इस समय थोड़ा सा वात ज्यादा रहता है। तो इस समय यदि आप उठेंगे तो थोड़ा अच्छा फ्रेश माइंड से आप उठेंगे, और यही समय रहता है जब आपकी सबसे ज्यादा एक्टिव ड्रीम्स रहते हैं। ये इसी समय के ड्रीम्स आपको याद भी रहते हैं, क्योंकि माइंड आपका ऑलरेडी थोड़ा सा अवेक हो चुका होता है इस समय। ठीक है, लेकिन अगर आप सोने ही 2 बजे गए हैं तो ये बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा इसको सही तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए। सो दिस इज अ गुड टाइम, वात इज गेटिंग एक्टिव। तो ये एलिमिनेशंस के लिए, जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, यदि वो लेट सोएंगे तो कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए ये सही समय है जब आपकी गट जो है अपने आप को क्लीन करने के लिए रेडी है, आपका यूरिनरी सिस्टम अपने आप को क्लीन करने के लिए रेडी है। आपने देखा होगा सुबह उठते ही यूरिन आता है कई बार, तो क्योंकि योर बॉडी इज ऑटोमेटिकली प्रिपेयर टू क्लीन इटसेल्फ, राइट। एक्सरसाइज के लिए अच्छा समय है, बाहर निकल के थोड़ी खुली हवा लेने के लिए अच्छा समय है। खुली हवा आजकल शहरों में मिलती नहीं है, लेकिन जहां भी आप रह रहे हैं जो बेस्ट एयर क्वालिटी है आपको वो सुबह 6 बजे के आसपास वाली एयर में मिलेगा, 4 से 6 के बीच में मिलेगा। सो दिस इज अ गुड टाइम to wake up, to do elimination, to do meditation, to do exercise. So we should wake up, before sunrise or maybe around 6 o'clock. 6 से जो 10 का समय है ये थोड़ा कफ डोमिनेंट रहता है इस समय बॉडी के अंदर, और हमें हल्का ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म नहीं रहेगा, तो बहुत हैवी चीजें, यानी यूजुअली लोग पराठा खाते हैं, दही खाते हैं और बहुत हैवी चीजें इस समय खाते हैं। तो हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, नरिशिंग होना चाहिए, नरिशिंग हो सकता है पर बहुत हैवी ना हो। आप थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, थोड़ा लाइट दलिया खिचड़ी लिक्विड डाइट ले सकते हैं, विच इज इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट एंड इट प्रिपेयर्स यू फॉर द डे। जो 10 से 2 का समय है, इस समय हमारी मेटाबॉलिज्म फायर जो है बॉडी की बहुत ज्यादा ऑप्टिमम रहती है। तो ये समय कुछ भी आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं बहुत अच्छा है उस चीज के लिए। कोई ऐसी टास्क कर रहे हैं जिसमें आपको प्लानिंग करना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर दैट। और कुछ चैलेंजिंग काम करना है उसके लिए भी अच्छा है। और यदि आप लंच लेते हैं सो दिस इज अ गुड टाइम टू टेक सम हैवी लंच ऑल्सो। यूजुअली वर्किंग पीपल दे कैरी लंच, और थोड़ा घर से थोड़ा लेके आते हैं या ऑफिस में थोड़ा जल्दबाजी में खाते हैं, तो लंच उतना अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है। पर अगर आप देखें तो लंच हमारा बेस्ट मील है पूरे दिन में, और इसको हमें पूरा समय देके प्यार से, आराम से, शांति पूर्वक, पूरा फोकस के साथ खाना चाहिए। और अच्छी क्वांटिटी में भी इस समय आप खाना खा सकते हैं। जो 2 से 6 का जो समय है, अगेन वात गेट्स एक्टिव, तो थोड़ा सा आपका कुछ क्रिएटिव काम इस समय आप कर सकते हैं। क्रिएटिव काम के लिए अच्छा है अपना टास्क लिस्ट बनाना, अगले दिन की तैयारी करना, शाम की तैयारी करना। सो दिस इज अ गुड टाइम। अगेन इवनिंग एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी डन ड्यूरिंग दिस टाइम। देन अगेन 6 to 10 थोड़ा कफ दोबारा यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, और हल्का डिनर लेना चाहिए। थोड़ा परिवार के साथ समय बिताएं, इस समय थोड़ा मूड जो है रिलैक्स हो जाता है डिनर के बाद। तो मूड को रिलैक्स रखने के लिए मूड को कोजी रखना चाहिए इस समय, ज्यादा एजिटेट नहीं करना चाहिए। माइंड को ज्यादा एजिटेटिंग काम इस समय करेंगे तो नेचुरल स्लीप नहीं आएगी, हमें नींद खराब हो जाएगी। अगर आप नेचुरल अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप चाहते हैं तो इस पीरियड में अपना मूड कोजी रखिए, अपना लाइटिंग कोजी रखिए, फूड लाइट रखिए, एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली फ्रेंड्स। एंड देन 10 to 2 विल अगेन बी अ पित्ता टाइम, जब दोबारा से थोड़ा पित्त बढ़ेगा बॉडी में। तो जो भी आपने दिन भर का खाना खाया है उसका पूरा प्रोसेस अच्छे से होता है, और सारा जूसेस जो पूरी बॉडी में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यदि आप इस समय खाने बैठेंगे तो फिर ये आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं होता और फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। तो आपको 7-8 बजे तक डिनर कर लेना है, ताकि इस समय जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा बॉडी में तो वो पर्याप्त मात्रा में और इक्वली हो पाएगा, राइट। और जितने भी आपका पूरा दिन भर का मेंटल थकान है उसकी प्रोसेसिंग भी यहाँ से होती है। जो माइंड में हजारों विचार आते हैं, सारे दिन में स्ट्रेस चलता है, टेंशन चलता है, उन विचारों को प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, तभी आपका माइंड जो है शांत हो पाएगा, हल्का हो पाएगा, नहीं तो माइंड हैवी रहेगा हमेशा। तो ये नींद जब यहाँ पर आएगी तो वो विचार दिन भर के यहाँ पर प्रोसेस हो पाएंगे, मेटाबोलाइज हो पाएंगे। सो दिस इज अ गुड टाइम टू मेटाबोलाइज द होल डे मेंटली
and also physically what you have eaten, right? तो ये एक biological clock का सामान्य चित्र है. So I think this is something that you can adapt, और ये सबको practice करना चाहिए. It will bring out a huge change in your whole life, and you'll excel in all the departments of your life. इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी चर्चा की. आयुर्वेदिक डाइट, लाइफस्टाइल और दिनचर्या की हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में बात की है. सम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस दैट यू कैन स्टार्ट. पहला तो अर्ली उठना. सुबह दिन की शुरुआत ही हमें सही समय पे करनी चाहिए. जब हम लेट उठते हैं तो जल्दबाजी में रहते हैं. लेट उठोगे तो लेट जाने का डर रहेगा, ऑफिस लेट पहुंचने का डर रहेगा, जल्दबाजी में खाओगे, जल्दी तैयार होगे, सारे काम जल्दी रहेंगे, एंजाइटी रहेगी. अगर बच्चों को स्कूल भेजना है, उसको जल्दी भेजने की एंजाइटी रहेगी. अगर आप टाइम पे उठते हैं तो यू हैव मोर टाइम फॉर योरसेल्फ. ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू शुड हैव टाइम फॉर योरसेल्फ. और हेल्दी रहना इतना आसान नहीं है. आपको दिन में कम से कम 2-1 घंटा तो अपने आप को देना पड़ेगा, तब आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं. तो इसके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है. अपने आप को समय दीजिए, अपनी दिनचर्या अच्छे से करिए. सुबह उठ के 1 गिलास पानी पीजिए, ठीक है. इस पानी के अंदर आप थोड़ा सा नींबू या शहद भी मिला सकते हैं, और यू कैन बॉयल सम तुलसी, जिंजर, व्हाटएवर लोकल स्पाइसेस आर अवेलेबल, उसको गुनगुना करके उसको भी पी सकते हैं. सो इट हेल्प्स इन अ गुड रिफ्रेशिंग वे टू स्टार्ट द डे. थोड़ा हल्का बॉडी मसाज अगर आपको टाइम मिलता है हफ्ते में 1 या 2 दिन, वो जरूर करना चाहिए. ऑयलिंग होने से आपकी स्किन का अच्छा लुब्रिकेशन मेंटेन होता है. आजकल हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, एसी में रहते हैं, उससे स्किन का सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, और बॉडी का सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, और स्किन में ड्राइनेस आती है. तो ऑयलिंग अच्छे से करिए, लुब्रिकेशन करिए. आपका लुब्रिकेशन अच्छा रहेगा, इससे सर्कुलेशन बढ़ेगा मसल्स में, जॉइंट्स में और नर्वस सिस्टम में. ये 3 चीजें आपकी स्ट्रांग बनती हैं रेगुलर ऑयलिंग की वजह से, बॉडी मसाज से. तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार इसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए. घर में जो बच्चे हैं उनकी भी मसाज हफ्ते में 1 बार करनी चाहिए. Exercise and yoga, if you can take out some time, 40 to 60 minutes per day. If you are already having fatty liver, you are already having diabetes or cholesterol, तो आपको कम से कम 1.25 घंटे का वॉकिंग की जरूरत पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है. तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 बार में. सुबह आप 40-45 मिनट वॉक करें, शाम को 40-45 मिनट वॉक करें. अगर और कोई एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है तो वॉकिंग is also a very good exercise for lifestyle diseases, but you have to walk at least 1 hour 30 minutes or 1 hour 45 minutes. इतना वॉकिंग चाहिए. इतना वॉकिंग कर रहे हैं तो बाकी एक्सरसाइजेस का भी आपको लोड वो कम हो जाता है उससे. करेक्ट पोस्चर वेरी इंपॉर्टेंट. सिटिंग जॉब्स, बैक हमेशा बेंड रहती है. कंफर्टेबल सीट है अगर, तो ज्यादा उस पर लीन ऑन होके बैठा जाता है. गर्दन पे, शोल्डर्स पे कंप्यूटर पे काम करते वक्त बहुत स्ट्रेन पड़ता है. मसल्स हमेशा स्ट्रेच पोजीशंस में रहती हैं और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, विच पुट्स अ बिग प्रेशर ऑन योर स्पाइन. और उसकी वजह से वी सी अ लॉट ऑफ सर्वाइकल पेन्स, लंबर पेन्स, बहुत ज्यादा क्रोनिक पेन्स की परिस्थितियां इसकी वजह से डेवलप होती हैं. तो बहुत जरूरी है कि आप अपना पोस्चर ड्यूरिंग द डे मेंटेन करें. अच्छा पोस्चर क्या होता है? आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए. जब आप बैठे हैं आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे. जो बेली के अंदर आपका अम्बिलिकस होता है, नाभि जो होती है, बहुत ज्यादा लूज ऐसे ना रहे. वो बहुत ज्यादा लूज ऐसे रहेगी तो स्पाइन पे जोर पड़ता है. तो नाभि थोड़ा अपना ठीक रहे, अपना पोजीशन में अंदर को तना रहे. जो पैर हैं आपके वो फ्लोर पे, जमीन पे स्ट्रेट रहने चाहिए. ओके. सो और घुटने और एंकल में 90 डिग्री का आपका आपका जो पैर है वो घुटनों पे 90 डिग्री पे कर्व पर है. So this is a good posture that you can maintain during the day. अगर ज्यादा बीच में रिलैक्स करना है 5-10 मिनट करिए, then again come back to this posture and you can work standing. अगर पॉसिबल है खड़े होके थोड़ी देर काम करना पॉसिबल है, खड़े होके काम करिए. वो भी एक अच्छा पोस्चर रहेगा टू वर्क मे बी फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द डे. गर्म पानी, हर्बल टी, आयुर्वेदिक टी, कुछ वार्म चीजें रेगुलर पीते रहना चाहिए. मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है. टाइमली स्लीप एंड टाइमली फूड वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड है फीमेल्स में, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब बन रहा है अर्बन टाउन्स में. तो उसमें आई फाइंड इनफर्टिलिटी इज ऑल्सो लाइफस्टाइल डिजीज दीज डेज, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा गड़बड़ है.
तो टाइमली सोना खाना, आदमी मेहनत करता है कि अच्छे से खाए और अच्छे से सोए, लेकिन उसका भी टाइम नहीं है आदमी के पास। ये परिस्थिति हमारे पास आ गई है आज की स्थिति में। तो एटलीस्ट वी शुड लिव अ लाइफ वेयर वी हैव गुड फूड एंड गुड स्लीप। ये दो चीजें जो बेसिक हैं जीने के लिए, इनको हमें अच्छा रखना चाहिए। तो इसलिए प्रॉपर टाइम इसके लिए जरूर निकालें, तभी बाकी चीजें भी हम लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम जितना कम हो सकता है, स्पेशली आफ्टर वर्क, एक बार काम खत्म हो गया उसके बाद स्क्रीन टाइम को बिल्कुल मिनिमाइज रखिए। एंड सोशलाइजिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। जितना आप अपने आप को अलग करते जाएंगे सोसाइटी से, उतना ही फिर हमारे पास बाद में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर आवर mental emotions to have a cleansing. It is important to spend some time with good friends and also with your close family members. Right. So I think this I've already told. कुछ जीवा के products हैं जो daily care के आप ले सकते हैं. We have a very good massage oil that you can use for regular massages, as I mentioned. आयुर्वेदिक टी है, इसको आप अपना रेगुलर टी के रिप्लेसमेंट के लिए ले सकते हैं. Oil pulling, toothpaste, some juices like amla, aloe vera, giloy. These are some good juices with good antioxidants in them. और कुछ एनर्जी एनहांसर्स, अश्वगंधा, शतावरी और ओज शक्ति कैप्सूल्स. These are also good that can be taken on regular basis. डेवलपिंग न्यू हैबिट्स. अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें बता दी, आयुर्वेद तो बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना, लेकिन ऐसा नहीं है. कोई भी नई हैबिट आप 2 से 3 हफ्ते में डेवलप कर सकते हैं और पुरानी हैबिट को आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं. कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं अपनी हैबिट्स को लेके, ऐसा लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है तो करना. तो उसी कंफर्ट जोन से हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है, और उसी के लिए थोड़ा सा हमें अपना इंटेलिजेंस को भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है. बिकॉज यू नो ऑल रॉन्ग हैबिट्स आर बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, हमें पता है वो गलत है फिर भी हम कर रहे हैं. इसको आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध कहते हैं. तो ये आज के लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा हजारों सालों से होता आ रहा है. इसलिए आयुर्वेद में बहुत टाइम पहले इस शब्द को डिस्क्राइब किया, प्रज्ञा अपराध, यानी मिस यूज ऑफ इंटेलिजेंस. वी नो दैट इज रॉन्ग बट स्टिल वी डू इट. तो ये हमें पहले छोड़ना पड़ेगा, हमें अपने इंटेलिजेंस का मिसयूज बंद करना पड़ेगा. इफ वी आर इंटेलिजेंट देन वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस स्मार्टली so we can overcome our bad habits. Right. So I think we have discussed all these things. This is some repetition of similar things. All right. So thank you very much for patiently listening. I think I can see some questions in the Q&A box. Thank you so much, sir, for such an informative session, and the entire PPT was very informative. And from taking us from the journey of the lifestyle disorders, then moving on how our body is acting to it and how Ayurveda actually helps in it. So it was very informative. I'll just take on the questions that we have. Sir, so the first question is, मुझे पिछले 2 सालों से साइनस की बहुत दिक्कत है. सब कुछ ट्राई कर लिया है बट प्रॉब्लम नहीं जा रही है. आयुर्वेदा भी ट्राई किया, ठंडा खाने से दिक्कत बहुत बढ़ जाती है. मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? देखिए, आपको थोड़ा सा एक बार, बिकॉज आई डोंट नो द होल हिस्ट्री, सो क्या कारण है साइनस का वो समझना पड़ेगा. कभी कभी साइनस एलर्जिक होता है, सीजनल होता है, और बहुत केसेस में हमने देखा कि डाइजेशन से भी रिलेटेड होता है. इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अ वीकर इम्यूनिटी बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ वीकर डाइजेशन. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल. Or maybe if you have tried Ayurveda, I will suggest you to try it again and give more time to it. और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, maybe you can consult me or any of our Jiva Ayurvedic doctors. We have 80 clinics in across India, and we also offer virtual consultations on telephone or video consultations. तो आप एक बार थोड़ा डिटेल में स्टडी करें so that we can understand कि रूट कॉज क्या है. और जैसा मैंने कहा कि इम्यूनिटी बिल्डिंग के साथ साथ थोड़ा एक बेटर डाइजेशन एंड मे बी ऑल्सो सम अदर प्रिवेंटिव टेक्निक्स, जिससे इसको हम और रोक सकें, उस पर देखना पड़ेगा. Sir, I'll move on to the next question.
Doctor, beside eating sugary foods, and there are other common diet mistakes people with high blood sugar make, how can Ayurveda help correct them? So again, देखिए बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. पैकेज्ड फूड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है. Sometimes people think that you are eating sugar and sweet only in the food, but every packaged food has some amount of salt or sugar in it. There are preservatives. चाय के साथ नमकीन खाना, कुछ और पैकेज्ड आइटम खाना, ये थोड़ा रेगुलर ट्रेंड है इंडिया में, बहुत ज्यादा हो गया है अभी. तो उसमें हर सब में नमक जाता है बॉडी के अंदर, और जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है, तो आइडियली 3/4 ऑफ अ स्पून इज सफिशिएंट ड्यूरिंग द होल डे, और वो उससे कहीं ज्यादा एक्सेस में चला जाता है, एंड देन इट कॉजेज ब्लड प्रेशर. लेकिन अगेन, it's not only sugar and salt that will increase your blood pressure. There are other food items also, deep fried foods, and as I said, preserved foods, बहुत ज्यादा strong spices, वो भी इसको aggravate करेंगे. And if you're not able to digest food, and there are a lot of gastritis or indigestion issues, even acidity, it also raises blood pressure in certain patients, along with stress and other causes. तो पूरा overall अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड आयुर्वेदा कैन डेफिनेटली हेल्प देम. एजुकेशन, आयुर्वेदिक एजुकेशन के थ्रू भी, and also through some Ayurvedic herbs to fix the root cause. Next question, it's more like a comment. Happy to listen to you, sir. You're doing an incredible with a kind vision. How we can work with you to bring these kind of awareness at ground to get more benefit to beneficiaries. This is from Mr. Abhishek Kumar. Thank you, Abhishek ji. I think how you can help is to just take Ayurvedic education to more and more people. And if you want to connect with us, maybe you can write to us on our website or email to us. So the next question is, can we use Ayurvedic medicine with conventional medicine? Yes, of course. Ayurvedic medicines can be used with any of the other medical systems. We don't have any such restrictions. So you can of course take them. Maybe you can give a gap of around 30-40 minutes between the dosages. That too, just for the sake of it. Otherwise, definitely they can be taken, no issues. Next question is, क्या pregnancy में Ayurvedic medicine safe होती है? बिल्कुल सेफ होती हैं. कुछ दवाइयाँ सेफ नहीं भी होती हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड मेडिसिन हम प्रेगनेंसी के अंदर एडवाइस करते हैं. तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और कुछ मेडिकेशन किसी चीज के लिए भी लेना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह कर ही लें. बहुत सारी चीजें ओवर द काउंटर अवेलेबल होती हैं, पर सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट गुड. So always consult a doctor, always consult an Ayurvedic doctor before taking any Ayurvedic medicine, so that he'll guide you the safety measures of the same. So the next question is, do we have a way we can study and understand how Ayurveda works? Yes, there is a lot of content available on Ayurveda, online, offline also. Jiva also has a lot of books that we have written. We have Ayurvedic education courses that we offer to common people. A lot of people enroll in that, and also we have education through television and through various social media platforms. So I mean, all those modes can be used to learn Ayurveda more. The next question is Panchkarma suitable for everyone, and are there any risks? Yes, of course, Panchkarma is suitable for everyone. There are no risks involved. Of course, आपके लिए कौन सा पंचकर्म दिया जाएगा, वो आपकी बीमारी, आपका एज, सीजन एंड वेरियस अदर फैक्टर्स को डिसाइड कर ही वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा. हर एज में, हर बीमारी में सारे ट्रीटमेंट सुटेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए द डॉक्टर विल सेलेक्ट व्हाट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पेशेंट, and that will be advised. So the next question is, I have thyroid from last 8 years. Is there any medicine in Ayurveda for it? Yes, of course. Ayurveda में बहुत अच्छा क्योर है इसका, but again, as I said, Ayurveda केवल ड्रग ऑफ चॉइस ड्रिवन नहीं है कि हम एक दवाई का नाम बता दें और वो खाते रहें. वो हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्या बीमारी है, क्यों है, वो सारा समझ के फिर एक प्रिस्क्रिप्शन बनता है. So again, you need to have a personalized, detailed consultation to get the right medicine for you. So the next question is, how to boost my immunity with Ayurveda? इम्यूनिटी बूस्ट करने के दो तरीके हैं. सबसे पहला, अपना डाइजेशन बेस्ट रखिए. जितना अच्छा आपका डाइजेशन होगा, उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी, क्योंकि आप जो भी खाएंगे
वो पूरी तरह बॉडी में मेटाबोलाइज होगा और आपके सारे सेल्स को प्रॉपरली नरिश करेगा। सेकंड तरीका है कुछ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की कुछ हर्ब्स होती हैं आयुर्वेद के अंदर, लाइक अश्वगंधा है, गिलोय है, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट हर्ब्स। तो बेस्ड ऑन अगेन आपके लिए क्या बेस्ट रिक्वायरमेंट रहेगा, कौन सी चीज आपको बेस्ट सूट करेगी, उसके लिए आप एक आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से बात करके यू कैन टेक समथिंग for boosting So immunity. the next question is, are there any contraindications to use Ayurvedic There is medicine? no contraindication to use Ayurveda as a whole. आयुर्वेद आज से अगर 25-30 साल 40-50 साल पहले देखें तो इंडिया में तो आयुर्वेदा ही मेडिकल सिस्टम था, तो हजारों सालों से वही चला आ रहा था, तो ऐसा कोई दूसरी पैथी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन जो है वो अपने उसके खुद के कॉन्ट्राइंडिकेशन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स मेडिसिन है तो उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा कौन सी बीमारी में देना है नहीं देना है, पर आयुर्वेदिक सिस्टम को यूज करने का कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर एनी So the डिजीज। next question is, can we use Ayurvedic medicine in case of acute medical conditions such as cold, cough? ऑफ कोर्स जितना आप एक्यूट में यूज करेंगे उतना जल्दी आपको आराम मिलेगा, और आपकी बॉडी की जो एडेप्टेबिलिटी है, अब आजकल काफी ज्यादा एंटीबायोटिक्स के लिए भी बोला जा रहा है, और अगर आप विदेशों की प्रैक्टिस देखें तो बहुत जल्दी से वो एंटीबायोटिक या कोई एकदम दवाई रिकमेंड नहीं करते हैं। दे अलाउ योर बॉडी टू फर्स्ट योर इम्यून सिस्टम टू डेवलप गुड इम्यूनिटी, और 5-7 दिन बाद शायद दे विल इंटरवीन एंड स्टार्ट सम मेडिसिन। तो आयुर्वेद में भी वी हैव अ सिमिलर प्रैक्टिस। हम उसको सप्रेस करने की बजाय उसको क्लीन करने का और इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करने का काम करते हैं। So of course in acute conditions you can definitely take with good results. Says, how long is Ayurvedic medicine course? As long as the disease is. So it depends, just joking. So it depends. देखिए एक हफ्ते में भी रिजल्ट आता है, एक डोज से भी रिजल्ट आता है, एक महीने में भी आता है, एक साल भी लगता है। तो बीमारी कौन सी है, कितनी पुरानी है, कितनी ज्यादा सीवियर हो चुकी है बॉडी के अंदर, 3-4 फैक्टर्स हैं जिससे डिपेंड करता है कि कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। So the next question is, what changes can I adopt from Ayurveda to improve my Eat metabolism? on time. Best time for breakfast 8 to 9, best time for lunch 12 to 2, best time for dinner 6 to 8. ये 3 मील्स खाइए, बीच में स्नैकिंग अवॉइड करिए, ओवर ईटिंग अवॉइड करिए, जितना भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं, डोंट फुल योरसेल्फ कंप्लीटली। फूड को अंदर जूस बनने का, मूव होने का थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहिए, तो इसलिए पूरा स्टमक फुल ना करके खाएं, लीव सम स्पेस एंड ट्राई टू ईट फ्रेश फूड, लूकवार्म, ठंडा बासा खाना नहीं खाना है, एंड ट्राई टू टेक मोर लिक्विड फूड, जो है लिक्विड फॉर्म में ज्यादा रहना So चाहिए। the next, I think they're asking for this PPT and they've shared their email, but I think this will be available through our platform as well. And also this is going live right now, so you can get it through that same. I think we'll be able to get it. Another one more question, the last question that we have is there any medicine for mental health problems such as stress or anxiety? देखिए अगेन एक बात जिसमें कहना चाहूंगा कि डोंट लुक फॉर अ मैजिकल पिल, right? We have to understand what is the problem, why it is existing, and we fix it from the root. उसकी जड़ काटना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक कोई जादुई नुस्खा मत सोचिए, right? Of course there are very good medicines in Ayurveda to strengthen the mind, ताकि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से उसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, these are some good herbs that can be taken as a preventive care also on regular basis to strengthen the mental health. But again, for a long term, for better usage, to completely overcome it, we have to cut the roots. And to cut the roots, again, consult an Ayurvedic expert, meet him, समझिए प्रॉब्लम कहाँ है और उसको वहां से उसको फिर पूरी तरह रिजॉल्व करिए। I think so that was the list of question. One question that I have is, हमने कोविड के टाइम पे बहुत देखा था कि हमने बहुत सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स यूज किए थे इम्यूनिटी बूस्टर। तो क्या हम ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ में लाइक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने इम्यूनिटी बूस्टिंग और मे बी अदर स्किन कंडीशंस, अदर प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स? तो हम क्या आयुर्वेदिक बिना कंसल्ट किए भी काफी लोग यूज करते हैं, मतलब सुन के कि ये अच्छा है तो लोग यूज करते हैं, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर हमें किसी स्पेसिफिक डॉक्टर से हमें स्पेशली जाके लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आयुर्वेद केवल एक नेचुरल चीज मैं यूज कर रहा हूँ उसका मतलब आयुर्वेद नहीं है, पर कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद इज अ साइंस,
वो चीज मुझे सूट करेगी, मेरे लिए है कि नहीं, मेरे को कितना इम्पैक्ट देगी। तो फॉर एग्जांपल आंवला जूस, एलोवेरा जूस, गिलोय जूस, some these are liquids everybody can take, no problems, but what is your expectation? Will it fulfill your expectation? आपकी इम्यूनिटी कहाँ की बढ़ानी है, कौन से सिस्टम की बढ़ानी है, कौन से ऑर्गन की बढ़ानी है, तो उसके लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर स्पेसिफिक जाना पड़ेगा हमें। जनरल चीजों के लिए जैसा मैंने बताया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिनचर्या, अपना रूटीन ठीक करिए। कोई एक नेचुरल प्रोडक्ट लेने से ज्यादा जरूरी है कि मैं टाइम पे सोऊं, टाइम पे खाऊं और डेली एक्सरसाइज करूं। एज आई सेड, स्लीप, फूड एंड एक्सरसाइज, दीज आर 3 मेडिसिन्स फॉर यू, दीज आर द 3 बेस्ट मेडिसिन्स। उसके बाद कोई आप स्पेसिफिक दवाई किसी चीज के लिए लेना चाहते हैं, मुझे बेटर स्किन करनी है, बेटर हेयर करने हैं, बेटर जॉइंट्स करने हैं, तो फिर वो अभी थोड़ा सा आपको एक एक्सपर्ट की सलाह में लेना पड़ेगा, ताकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जनरली अपने आप को हेल्दी रखना है, तो there are again preventive, as I said, every 10 year we lose something, so there are preventive care herbs that can be taken as per the age. And secondly, these 3 things, sleep, food and exercise, इन 3 चीजों को आप फिक्स करिए, ये आपके लिए बेस्ट मेडिसिन। Thank you so much, sir. I think with this we come towards the end of our doctor hour. Thank you so much for sharing such an invaluable insight with us today and answering all the wide range of questions. And your expertise in Ayurveda and the detailed responses that we have gotten had helped us to understand Ayurveda a little better. And hope we all will be able to integrate it into our health and wellness practices. और इसके साथ मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके एक्टिव पार्टिसिपेशंस और क्वेश्चंस की वजह से आज हमारा सेशन और भी एंगेजिंग बना है। और होपफुली आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इसको, आपकी जो डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको सॉर्ट करने में, मैनेज करने में मदद करेंगी। अगर आपके पास अभी भी और भी कोई सवाल हैं तो आप हमें office@patienceunion.org पर लिख सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। And we look forward to seeing all of you in our next Doctor Hour. Have a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you so much, sir.